स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रशिया में स्थित याकुतिया के बारे में, जहां समर्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। या आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में 40 डिग्री टेम्परेचर तो समर्स के दौरान भी आम बात होती है। यहाँ तक कि राजस्थान जैसे वेस्टर्न स्टेट्स में रहने वाले लोग तो 40 डिग्री टेम्परेचर वाले समर्स को समर्स तक कंसीडर नहीं करते, लेकिन याकुतिया के लिए ये 40 डिग्री भी खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ समर्स में टेम्परेचर 40 डिग्री पर होता है, लेकिन साथ ही यहाँ विंटर्स में भी टेम्परेचर -60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी याकुतिया की एनुअल टेम्परेचर रेंज 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की है। दोस्तों एनुअल टेम्परेचर रेंज किसी प्लेस के हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट मंथ के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। इस कैलकुलेशन के लिए उस जगह के मंथली मीन टेम्परेचर को इस्तेमाल किया जाता है। अपने एनुअल टेम्परेचर रेंज में इतना वास्ट डिफरेंस के साथ साथ याकुतिया का डायurnal टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। कभी कभी यहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों डायurnal टेम्परेचर रेंज किसी जगह के दिन के हाईएस्ट और रात के लोएस्ट टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है। यानी ये डेली मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। हालांकि डायurnal टेम्परेचर रेंज के मामले में याकुतिया दुनिया का टॉप मोस्ट प्लेस नहीं है, क्योंकि डायurnal टेम्परेचर रेंज के मामले में यूएस मोंटाना के लोमा का नाम 57.2 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन फिर भी याकुतिया अपने आप में खास है। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम रशिया के याकुतिया के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों रशिया का सब डिवीजन इतना खास है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS1 के ज्योग्राफी और GS3 के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 10th फरवरी है, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों रशिया के फार ईस्ट में स्थित याकुतिया, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ साखा के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और टेरिटोरियल सब डिवीजन है। इस सब डिवीजन का एरिया रशिया के 18% को कवर करता है, यानी इसका साइज लगभग इंडिया के बराबर ही है। ऐसे में सोच कर देखिए, अगर याकुतिया एक अलग देश होता तो इसे इंडिया और अर्जेंटीना के बीच दुनिया का 8th लार्जेस्ट कंट्री माना जाता। याकुतिया इतना बड़ा है कि यदि आप इसे वेस्ट टू ईस्ट कवर करेंगे तो डिफरेंट टाइम जोन्स की वजह से आपको अपनी घड़ी 3 बार मिलानी पड़ेगी। लेकिन रशिया का ये सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन सिर्फ बड़ा ही नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज के नजरिए से भी समृद्ध है। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि याकुतिया को द ट्रेजरी ऑफ रशिया भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया में याकुतिया के साथ एक फेमस एंशिएंट साइबेरियन लेजेंड यानी कहानी जुड़ी है। इस एंशिएंट साइबेरियन लेजेंड के अनुसार एक बार जब भगवान अर्थ ट्रेजर्स यानी पृथ्वी के खजाने का भाग उठाए इस दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, तभी वो याकुतिया के ऊपर से गुजरे। लेकिन याकुतिया के कोल्ड वेदर की वजह से भगवान के हाथ जमने लगे। अपने हाथों को गर्म करने के लिए जैसे ही भगवान ने उन्हें आपस में रगड़ना शुरू किया, अर्थ ट्रेजर्स का बैग उनके हाथ से छूटकर याकुतिया में जा गिरा। दोस्तों यूं तो ये बस एक किस्सा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में याकुतिया दुनिया के सबसे रिचेस्ट रीजन्स में से एक है, क्योंकि रशिया में मिनरल और रिसोर्स पोटेंशियल में से डायमंड्स का 82%, गोल्ड का 17%, यूरेनियम का 61%, एंटीमनी का 82%, आयरन ओर्स और कोल का 5%, टिन का 28% और मरकरी का 8% याकुतिया रीजन में ही पाया जाता है। साथ ही याकुतिया अपने डेंस टाइगा वाइल्डरनेस और इमेंस टुंड्रा जोन्स के लिए भी जाना जाता है। याकुतिया का बहुत सा हिस्सा परमाफ्रॉस्ट के रूप में
अपने अंदर धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की ढेरों मिस्ट्रीज और मैमथ्स, वुली डायनासोरस, केव लायंस इत्यादि जैसे एंशिएंट एनिमल कार्कसेस छुपाए बैठा है। यही कारण है कि दुनिया का अकेला मैमथ म्यूजियम ही आपको याकुटिया की राजधानी याकुत्स्क में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती के समुद्र का वो हिस्सा जो 2 से ज्यादा सालों तक कंटिन्यूअसली 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम टेम्परेचर रहने की वजह से बर्फ से ढका रहे, उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। दोस्तों, याकुटिया की कैपिटल सिटी याकुत्स्क को वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी माना जाता है। अभी जनवरी 2023 में ही इसने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए -62.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि इस पूरे शहर को विंटर्स में आइस फॉग घिरे रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर में घरों को गर्म रखने कुकिंग या कार से निकलने वाली हॉट एयर कोल्ड वेदर की वजह से तुरंत ठंडी हो जाती है, जिस वजह से वो एयर डेंस ही बनी रहती है और एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं उठ पाती। और ये एयर ग्राउंड लेवल पर ही फॉग की कंडीशन पैदा कर देती है जो महीनों तक ऐसे ही बनी रहती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर यहाँ इतनी ठंड पड़ती क्यों है और वो क्या कारण है जिनकी वजह से यहाँ इतना टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड मैप पर याकुटिया को लोकेट करेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी 40% टेरिटरी आर्कटिक सर्किल के भी पार है। ऐसे में याकुटिया का एक टाउन वर्खोयांस्क और एक विलेज ओइम्याकॉन के बीच होड़ लगी रहती है कि आखिर इस धरती के नदर्न हेमिस्फीयर पर सबसे ठंडी जगह कौन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, याकुटिया के ये 2 इलाके सालों से आपस में कोल्डेस्ट प्लेन ऑन नदर्न हेमिस्फीयर की टग ऑफ वॉर में लगे हैं, जहां हर गुजरते साल में रिकॉर्ड कभी एक के पास तो कभी दूसरे के पास पहुंचता रहता है। इसी वजह से अर्थ का नदर्न पोल ऑफ कोल्ड याकुटिया में ही बना रहता है। यहाँ इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी याकूत ट्राइब के लेजेंड में भी सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार याकुटिया के इस हिस्से को नदर्न पोल ऑफ कोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड ऑफ कोल्ड और कीपर ऑफ परमाफ्रॉस्ट चिस खान रहते हैं, जिनकी बर्फीली सांसों से ही धरती के इस हिस्से में ठंड का प्रकोप रहता है। इस लेजेंड के मुताबिक चिस खान नीले ऑरोरा बोरेलिस पैटर्न का फर कोट पहनते हैं और ऊंचे हॉर्न वाली फर हैट लगाते हैं। अब याकुट ट्राइब जो भी माने, ज्योग्राफिकल और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स के अनुसार आर्कटिक सर्किल के पार होने के साथ साथ रशिया के इस रीजन के लैंड मास के इंटीरियर में होने की वजह से शार्प कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है। यानी ओशन से दूर होने के कारण सी वेव्स और ह्यूमिडिटी का मॉडरेटिंग इफेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। वहीं पोलर एरियाज में बना हाईली डेंस कोल्ड एयर सिस्टम जब साउथवर्ड बहता है तो उसे रोकने के लिए यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी मौजूद नहीं है, जिसके कंबाइंड इफेक्ट से ये पूरा हिस्सा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। वहीं अगर हम स्पेसिफिकली ओइम्याकॉन की बात करें तो यूं तो इसके नाम का मतलब ही फ्रोजन लेक है, लेकिन इसके बाकी याकुटिया के कंपैरिजन में क्रिटिकली कोल्ड होने का रीजन यहाँ की ज्योग्राफी है। दोस्तों, ये रीजन याना ओइम्याकॉन हाईलैंड्स में सिचुएटेड है, जहां इसके पास ही 2 वैलीज मौजूद हैं जो अपने अंदर ही डेंस कोल्ड विंड को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे ये टाउन और भी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर एक्सपीरियंस करता है। वहीं अगर हम याकुटिया के नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन को देखें तो हम पाएंगे कि ये करीब 2000 किलोमीटर लंबा है। जैसे में जब सन समर्स में इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ की ओर चढ़ता है तो याकुटिया का सदर्न पार्ट उससे गर्माहट पाता है, जिससे यहाँ शॉर्ट समर्स के दौरान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। यही कारण है कि जनरली याकुटिया रीजन में हमें हाई ईयरली टेम्परेचर रेंज देखने को मिलती है। वहीं अगर हम याकुटिया में ही स्थित वर्खोयांस्क की बात करें तो ये न केवल ओइम्याकॉन के साथ नदर्न हेमिस्फीयर के कोल्डेस्ट प्लेस का रिकॉर्ड होल्ड करता है, बल्कि वर्खोयांस्क आर्कटिक सर्किल के नदर्न में हाईएस्ट टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी रखता है। यही कारण है कि यहाँ का एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस 105 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसा होने का कारण वर्खोयांस्क की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हाईलैंड पे स्थित वर्खोयांस्क के आर्कटिक सर्किल में होने के बाद भी एक्सट्रीम सब आर्कटिक क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ साल भर हाई प्रेशर जोन बना रहता है। इसकी वजह से न केवल यहाँ पे विंटर्स में क्रिटिकल कोल्ड देखने को मिलता है, बल्कि समर्स में भी हाई प्रेशर की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसके चलते जब समर्स में सन नदर्न हेमिस्फीयर में आता है तो लैक ऑफ क्लाउड कवर की वजह से यहाँ एक्सटेंसिव हीटिंग भी होती है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसे क्लाइमेट में यहाँ लोग रहते कैसे हैं। तो चलिए अब हम याकुटिया के जनजीवन के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, याकुटिया में रह रहे लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ साल में 2/3 टाइम कंसिस्टेंट माइनस टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
इस कपकपा देने वाली ठंड में भी यहाँ के लोगों की जिंदगी किसी आम शहर या कस्बे में रह रहे लोगों की तरह ही चल रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतनी विषम कंडीशंस में जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को हाइपोथर्मिया का डर होता है, वहीं याकुटिया के लोगों पर इस एक्सट्रीम कंडीशन का कोई खास असर नहीं नजर आता। यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसी क्लाइमेट में जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने ही निराले तौर तरीकों में ढलना पड़ता है। जैसे वो अपने शरीर के हर अंग को बहुत सारी लेयर से ढक के रखते हैं। यहाँ के लोग हंसी मजाक में अपनी लेयर्ड कॉस्ट्यूम को कैबेज अटायर भी कहते हैं। साथ ही रेनडियर के फर से बने स्पेशल ऊंटी शूज और मफलर्स भी यहाँ के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। उनके लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इतनी ठंड में अगर कोई भी अंग खुला रह गया तो वहाँ कुछ ही मिनट्स में फ्रॉस्ट बाइट का खतरा खड़ा हो जाता है। यही नहीं, इन सब प्रोटेक्शन के बाद भी यहाँ की ठंड ऐसी है कि कुछ मिनट्स के लिए यहाँ घर से बाहर निकलने पर लोगों के आई लैशेस तक जमने लगती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग उतनी ही जिंदा दिली से जीते हैं जितने किसी भी अन्य जगह के। यही कारण है कि इतनी सर्दी में भी आपको यहाँ लोग ओपन एयर मार्केट में मीट और फिश खरीदते हुए और बेचते हुए नजर आएंगे। याकुटिया के बारे में और रोचक फैक्ट ये है कि जहां हमारे यहाँ किसी दिन एक्सट्रीम रेन या फॉग होने की वजह से स्कूल्स की छुट्टी कर दी जाती है, वहीं याकुटिया के स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टी तभी होती है जब यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस के मार्क को पार कर जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बीच याकुटिया में रहना उतना भी मजेदार नहीं है जितना दूर से देखने में लगता है। उदाहरण के लिए यहाँ के घरों से सिस्टमैटिक वाटर पाइप्स और इंडोर प्लम्बिंग लगभग गायब होती है। यही नहीं, याकुटिया में बाथरूम्स और टॉयलेट्स भी घर से बाहर बनाए जाते हैं क्योंकि ठंड में वाटर पाइप्स के जमने और प्रेशर से बस्ट होने का खतरा रहता है। यही कारण है कि यहाँ घरों के अंदर केवल टेम्परेरी और फिल एंड यूज टाइप की पाइपलाइंस ही लगाई जाती हैं। वहीं यहाँ पे रहने वाले लोगों के पास अपने कार्स तो हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में उनका फ्यूल सिस्टम कहीं जम न जाए, इसलिए इन कार के इंजन्स को चालू हालत में ही छोड़ना पड़ता है और कभी कभी तो ये पूरी रात ऑन इंजन के साथ ही खड़ी रहती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सके। नतीजा ये है कि यहाँ के गैस स्टेशन भी 24 आवर्स खुले रहते हैं। वहीं कभी कभी यहाँ के लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर से लड़ने के लिए रुस्की चाय और वोडका का सहारा भी ले लेते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर का मतलब है कि यहाँ साल भर वेजिटेबल्स को नहीं उगाया जा सकता। ऐसे में यहाँ के लोग मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स को ही अपना खुराक बनाते हैं। रेनडियर मीट, रॉ फ्रेश फिश और हॉर्स लिवर यहाँ की स्टेपल डाइट है। साथ ही यहाँ मैक्रोनी और दूसरे कुक्ड फूड के साथ हॉर्स ब्लड के आइस क्यूब्स को भी एक इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच उन्हें पानी की खेती भी करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग लोकल स्प्रिंग्स और एक्सटेंसिव रिवर नेटवर्क से पीने लायक पानी के क्यूब्स को हार्वेस्ट करते हैं, जिन्हें वो इस्तेमाल करने के लिए अपने घर में स्टोर करके रखते हैं। अब इस सब के बीच आप समझ गए होंगे कि याकुटिया का जीवन कितना कठिन है। यही कारण है कि अगर हम साखा रिपब्लिक की पॉपुलेशन डेंसिटी पे गौर करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे लगभग 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं। यानी यहाँ के हर रहवासी के लिए लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर की पर्सनल स्पेस अवेलेबल है। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारी नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में पर स्क्वायर किलोमीटर 10,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। ऐसे में आप इन दोनों जगहों के बीच के वास्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के डिफरेंस को देख सकते हैं। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस और इतने लो टेम्परेचर डेंसिटी के बावजूद कई सदियों से यहाँ मानव समाज बिना किसी परेशानी के फल फूल रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब क्लाइमेट चेंज ने अपनी दस्तक यहाँ भी देनी शुरू कर दी है। दरअसल यहाँ के वेदर स्टेशन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर गुजरते साल के साथ याकुटिया में वेदर एक्सट्रीमिटीज बढ़ती जा रही हैं। यानी जहाँ एक और विंटर्स में टेम्परेचर और नीचे जाता जा रहा है, वहीं समर्स में लगभग हर साल बीते साल के मुकाबले हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। ऐसे में यहाँ के रहवासियों को भी अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है कि कहीं आने वाले सालों में उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं और न जाना पड़े। इन क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूं ही क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज जारी रहीं तो यहाँ के लोगों को शायद लोअर एरियाज में रिलोकेट होना पड़ेगा। यहाँ के लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और लाइफस्टाइल के हैबिचुअल हैं। ऐसे में ये रिलोकेशन इन लोगों का जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल बना देगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आप ऐसे ही दुनिया की रिमोटेस्ट लोकेशंस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से भी काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, एज मोर क्विकली द आर्कटिक आइस इज लॉस्ट, मोर रैपिडली परमाफ्रॉस्ट विल मेल्ट. This will result in a vicious cycle that may result in a climate catastrophe. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।